नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं अड़ी अड़ी में आज बात सबसे बड़े सियासी खुलासे की। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद नेताओं में शुमार केसी त्यागी ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। केसी त्यागी के मुताबिक जिस विपक्षी गठबंधन ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने से इनकार कर दिया, उसने अब उन्हें एनडीए से तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे दिया है। लेकिन नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के इस ऑफर को ठुकरा दिया है। केसी त्यागी ने और क्या कुछ कहा है आपको दिखाएंगे। अभी सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री पद के एजेंडे को बढ़ाकर सरकार गिराने का हथकंडा चलाया जा रहा है? क्या जो बहुमत से चूक गए अब वो एनडीए तोड़ने में जुट गए हैं? यह है आज का सबसे बड़ा सवाल। अब आपको बताते हैं कि केसी त्यागी ने विपक्षी गठबंधन से मिले ऑफर पर क्या बड़ा दावा किया है, क्योंकि इसको लेकर अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए किसका दावा, केसी त्यागी का दावा। उन्होंने क्या कहा ये समझ लीजिए। इंडिया से नीतीश को पीएम पद का ऑफर मिला है, छोटा मोटा ऑफर नहीं, पीएम पद का ऑफर मिला है। और इस पर नीतीश ने क्या किया, इंडिया का ये ऑफर नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया। ये बड़ी बात केसी त्यागी की ओर से कही गई है। कांग्रेस की वजह से नीतीश एनडीए में आए, अब वापस लौटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये केसी त्यागी की ओर से कहा गया। नीतीश को एनडीए में बड़ा सम्मान मिल रहा है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। इंडिया में सम्मान नहीं मिला, एनडीए में सम्मान मिल रहा है। ऑफर के दावे के पीछे दबाव की राजनीति तो नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल इस बीच उठ खड़ा होता है। देखिए 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से ही नीतीश कुमार पर विपक्षी गठबंधन के नेता लगातार डोरे डाल रहे हैं। लेकिन खुद नीतीश कुमार और उनके नेताओं ने साफ कर दिया है कि जेडीयू इस बार टस से मस नहीं होने वाली और एनडीए में ही एनडीए के साथ ही बनी रहेगी। हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। तो राजनीति का अर्थ ही सजाने के लिए हम लोग आए हैं। अरे हम लोग एनडीए गठबंधन के घटक दल है, अब देश को दुनिया की एक महाशक्ति बनाना है। जनता दल यू का और नीतीश कुमार का फैसला है, हम एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहेंगे। तो जहां तक बात नीतीश कुमार की है, एक बार नहीं कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अब बीजेपी का साथ न छोड़ने की गारंटी उनकी ओर से दी गई है। इसे आगे बढ़ाते हुए केसी त्यागी ने अब जो कहा है उसे भी ध्यान से देखिए। केसी त्यागी की ओर से कहा गया है कि हम अब एनडीए के मूल्यवान भागीदार हैं, ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई। आगे उनकी ओर से क्या कहा गया ये समझिए। हम नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करेंगे। इसके अलावा उनकी तरफ से एक और बड़ी बात जो कही गई वो ये कि एनडीए के साथ हमारा सम्मान बहाल है, इंडिया में वो इज्जत नहीं मिली जो एनडीए में मिल रही है। नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सेदार बने, इस बात का जिक्र भी केसी त्यागी की ओर से किया गया है। सहयोगी बीजेपी से बहुत सम्मान मिल रहा है, इस बात को बार बार दोहराया गया है केसी त्यागी की तरफ से। इसके कई बड़े मायने हैं। यहां पर कांग्रेस ने केसी त्यागी का बयान जो है उसे सिरे से खारिज कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान सामने आया है। हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ये केसी वेणुगोपाल की ओर से कहा गया। केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इस बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? और उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। उसी तरफ जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या ऑफर खुला है? आपको जवाब मिल गया क्या भविष्य में सर नीतीश जी को प्रधानमंत्री का ऑफर दिया जा सकता है? आपको जवाब मिल गया। और इस बीच बड़ी खबर बताते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी संसदीय दल की बैठक में ममता बनर्जी ने कहा एनडीए सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। तो ये बड़ी बात अब इंडिया के अलग अलग सहयोगी दल कहने लगे हैं और इसमें नया नाम शुमार हुआ है ममता बनर्जी का, जिन्होंने संसदीय दल की बैठक में यह बड़ी बात कही है कि एनडीए की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल यादव प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, निहोरा प्रसाद यादव नेता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रेम कुमार जैन प्रवक्ता टीडीपी के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिवम आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी और सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त सबके मन में है उस पर क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। ये तो साफ है कि बहुमत एनडीए के साथ है, सरकार कोलिजन की बनने जा रही है, शपथ होने जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार आपके साथ बने रहेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? इसको लेकर तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं।
देखिए, मुझे लगता है जो सवाल पूछ रहे हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितने लंबा समय का एसोसिएशन जेडीयू का भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। 2 बार जरूर वो उधर गए, लेकिन लगातार जिस तरीके से अभी अगर हम बात करें इंडिया अलायंस का, तो उसको क्राफ्ट करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा, लेकिन किस तरीके से उनको अपमानित किया गया। मुझे याद आता है कि दूसरी बैठक के बाद किस तरीके से उनको जो है बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वो वहां से चले गए, और उसके बाद जो वहां पर जो माहौल रहा, जो चीजें रही, उसके बाद ही नीतीश जी इधर आए। अब तो ऐसा हो गया है कि लगातार चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे वो केसी त्यागी जी हो, चाहे वो जेडीयू के और तमाम प्रवक्ता हो, कह कहकर थक गए कि भाई हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। जिस तरीके का अपमान वहां पर हुआ, हम उसको देखकर भी नहीं जा रहे हैं। हमें प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया, हम तब भी नहीं जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारा स्ट्रैटेजिकल अलायंस रहा सबसे ज्यादा लंबे समय तक, अप्रोक्सीमेटली 18 साल हम उनके साथ रहे। हम नहीं जाने वाले। मैं मानता हूं इससे ज्यादा और कोई भी क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। अब कोई हवाई जहाज में साथ बैठ के ये कह दे कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे क्या, मैं मानता हूं ये राजनीति का कोई स्तर ही नहीं है। विषय बहुत साफ है। एनडीए सरकार बना रहा है, पूर्ण बहुमत जो है एनडीए को मिला है, और जिस तरीके की स्थितियां, तस्वीरें, जो स्पीचेस नेताओं की रही, चाहे वो नीतीश जी का ये कहना रहा हो कि हम तो चाहते हैं कि आज ही शपथ ले लीजिए आप, लेकिन आप कहते हैं कि इतवार को लेंगे तो इतवार को दे देंगे, चाहे चंद्रबाबू नायडू की स्पीच की विषय रहा हो, चाहे पवन कल्याण के स्पीच का विषय रहा हो, चाहे वो चिराग पासवान का विषय रहा हो कि मैं उनका अनुमान हूं। तो इस देश में जिस तरीके से एनडीए के नेताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का प्रण और स्वीकार्यता दोनों ली है, उसे देखते हुए कहीं भी कोई इस तरह का सवाल उठना वाजिब ही नहीं है। इसके उलट अगर मैं बात करूं, ममता बनर्जी बैठक में नहीं आई, उद्धव ठाकरे बैठक में नहीं आए, आम आदमी पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है कि हम विधानसभा अकेले लड़ेंगे। आने वाले कुछ दिन और रुकिए, देखिएगा कि ये विपक्ष में भी इकट्ठे नहीं रहे। मतलब आपको लग रहा है कुल मिलाकर कंफ्यूजन की अगर कोई स्थिति है तो वो इंडिया में है, मतलब वो भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है, साथ है या नहीं। अनिल यादव जी, आप ही इस पर प्रतिक्रिया दे दीजिए। नीतीश कुमार पर क्यों डोरे डाले जा रहे हैं? जेडीयू इतना बड़ा दावा कर रही है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया, लेकिन कांग्रेस उसे डिनाई कर रही है। कुल मिलाकर चल क्या रहा है? मतलब आप लोग विपक्ष में बैठना चाहते हैं या फिर सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें चल रही हैं? प्रतिमा जी, अभी मैं अपने भाई को, त्यागी जी को सुन रहा था, तो उनको पीसी की घटना याद थी, हमारी पीसी की, लेकिन उन्हें वो ये भूल गए कि नरेंद्र मोदी जी ने यही नीतीश कुमार जी के डीएनए तक पे सवाल उठाया था। डीएनए आप समझती हैं ना कि उनका छोड़िए कि बिहार के पूरे डीएनए पे सवाल उठा दिया था, लेकिन आज बड़ा प्यार आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, राजनीति ऐसा होता चलता रहता है। जहां तक बात है केसी त्यागी जी की, तो अभी पिछला, इससे पहले वाला बयान सुनेंगे तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई कैसा, कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए, तो उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि भाई हम तो रेलवे भी संभाल चुके हैं, उड्डयन भी संभाल चुके हैं, 2-4 मंत्रालयों के नाम बताए, और उसके बाद कह दिया कि वैसे हम मांग कुछ नहीं रहे हैं। तो समझदार को तो इशारा काफी होता है। अब जहां तक प्रधानमंत्री बनने की बात है, ये देखिए बार्गेनिंग की टैक्टिक्स होती है। आप जब किसी से मांगना चाहते हैं कुछ या बात कहना चाहते हैं कुछ, तो दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ के बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए इंडिया गठबंधन जो है हमें पीएम की सीट ऑफर कर रहा है। अब हमारे नेता ने तो मना भी कर दिया। हमारी तो अभी तो हम लोगों ने सरकार बनाने की कोई बात भी नहीं कही है। तो ये जो सुनाया जा रहा है, ये शिवम त्यागी जी की पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को सुनाया जा रहा है कि भाई देखिए उस तरफ तो हमें पीएम का पद मिल रहा है, आप अपने हिसाब से। ठीक है, जो आप बात कह रहे हैं उस पर जेडीयू से ही सफाई लेनी चाहिए, क्योंकि जेडीयू ने यह बड़ा दावा किया है कि पीएम पद का ऑफर मिल रहा था इंडिया की ओर से, लेकिन हमने ठुकरा दिया है। नियोरा प्रसाद जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, इतना बढ़िया ऑफर मिला था तो काहे ठुकरा दिया गया? ये तो हम लोग राज्य के हैं और यह तो हम लोग को जानकारी नहीं है। यह ज़रूर हमने देखा कि हम लोग के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए संसदीय दल के बैठक में जो अपनी भावना व्यक्त किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम एनडीए के नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और मजबूती के साथ रहेंगे। देखिए, हमारा गठबंधन एनडीए का 4 दिन का नहीं है, हमारा 96 से गठबंधन है, और लगातार 1-2 बार भले ही मतभेदों के चलते हम इधर उधर हो गए, लेकिन लगातार हम एनडीए के साथ हैं। और एनडीए के साथ रहकर ही जिस प्रकार बिहार में हमने विकास किया है, अद्भुत विकास किया है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, इसलिए एनडीए के साथ मजबूती के साथ हम लोग हैं और रहेगा। ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हो। राजकुमार भाटी जी, इंडिया की जहां तक बात है, सहयोगियों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस तो अखिलेश यादव ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, लेकिन यहां पर दावा किया जा रहा है जेडीयू की तरफ से कि वहां पर नीतीश पर जो डोरे डाले जा रहे हैं उसमें उन्हें पीएम पद का ऑफर दिया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी को एक्सेप्टेबल है क्या?
नहीं, ये तो एनडीए का अंदरूनी मामला है, इससे इंडिया गठबंधन को कुछ लेना देना है ही नहीं। अब जेडीयू, अब त्यागी जी का आप बयान सुनवा रहे हैं, आदरणीय केसी त्यागी जी का, उनका आज बयान ये है, लेकिन कल उनका बयान ये भी था कि अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए। और जेडीयू घोषित रूप से सीए का विरोधी रहा है, सीए कानून का, यूसीसी का विरोधी रहा है और अग्निवीर का विरोधी रहा है। किसानों को एमएसपी की गारंटी मिले, इसका समर्थन जेडीयू ने समय समय पर किया है। जाति आधारित जनगणना बिहार में जेडीयू ने कराई है, ओबीसी के रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाया है, जो 50% की सीमा है वो ख़त्म की है। इन 4-5 मुद्दों पर जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जिसके एक असहाय प्रधानमंत्री पहली बार मोदी जी होंगे, पहली बार मोदी जी को अनुभव होगा कि सहयोगियों का भी कोई महत्व होता है। 10 साल तो उनके ऐसे कट गए कि उनके सामने किसी को खड़े होने की, बोलने की हिम्मत नहीं थी, आँख से आँख मिलाने की। वो फ्रेम से कॉलर पकड़ के बाहर निकाल देते थे। अगर कोई फ़ोटो खींच रही है तो बड़े बड़े नेताओं को फ्रेम से पकड़ पकड़ के बाहर निकाला गया, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्रियों तक को सीट नहीं मिलती थी गाड़ी में बैठने की, मुख्यमंत्री गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते थे। अब पहली बार उन्हें ऐसा अवसर होगा कि उन्हें सहयोगियों की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा, उनसे सलाह मशवरे करने पड़ेंगे, उन्हें सम्मान देना पड़ेगा, उन्हें बराबर में बैठाना पड़ेगा, जैसा कि बैठा भी रहे हैं। अब जो 2 मीटिंगें हुई हैं, दोनों मीटिंगों में देखा गया है। तो पहला सवाल ये। दूसरा, आंध्र प्रदेश में भी समस्या आनी है। जो इनकी दूसरे सहयोगी हैं चंद्रबाबू नायडू, वो उन्होंने 4% मुस्लिम आरक्षण की घोषणा कर रखी है आंध्र प्रदेश में कि हमारी सरकार बनेगी। और अभी आज की मैं देख रहा था कहीं सोशल मीडिया पे कि उन्होंने हज यात्रियों को 1-1 लाख रुपए अनुदान देने की बात कर दी है। और मोदी जी पूरे चुनाव ये भाषण देते रहे कि मोदी मर जाएगा लेकिन मुसलमानों के लिए आरक्षण लागू नहीं होने देगा। तो ये एनडीए को देखना है, ये मोदी जी को देखना है कि वो किस किस मुद्दे पर झुकेंगे या अपने सहयोगियों को झुकाएंगे। सवाल तो ये है, आने वाले समय बताएगा। मौजूद भी हैं तो प्रेम कुमार जैन जी, जो सवाल पूछा जा रहा है लगातार कि कोलिशन की जो सरकार है वो लंबी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर एकमत कोलिशन के तमाम सहयोगी नहीं है। और ये जिस एक मुद्दे का जिक्र भाटी जी अभी कर रहे हैं वो तो सबसे बड़ा मुद्दा है आंध्र प्रदेश में। तो किस तरीके से सेंटर में आप लोग साथ मिलकर अपनी ये सरकार चलाएंगे, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, कांग्रेस के नेता, इंडिया अलायंस के नेता लगातार कह रहे हैं कि सरकार टिकने नहीं वाली है। प्रतिमा जी, ये मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार 5 साल चलेगी निसंदेह, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी विपक्ष के सपनों के। 100% हमारी सरकार 5 साल तक एक मजबूत गठबंधन चलेगा, जिसके अंदर माननीय चंद्रबाबू जैसे पुराने और समझदार नेता गठबंधन में हैं। ये सरकार 5 साल तक अटूट चलेगी। दूसरी बात, हमारा उद्देश्य ना तो हमें किसी चीज़ से मतलब है, हमारा काम इस समय सिर्फ है आंध्र प्रदेश को डेवलप करना। आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार 5 साल में जिस प्रकार अंधकार में ढकेला गया, हर तरह से माफिया राज गया, हर तरीके से वहाँ पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उस चीज़ से हट के हमको एक स्वर्णिम आंध्र प्रदेश, एक गोल्डन आंध्र प्रदेश बनाना है, जो माननीय चंद्रबाबू नायडू से आपके निर्देशन में पूरा होगा। हर शख्स जानता है कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब डेवलपमेंट के नाम पे कितना काम कर सकते हैं या उन्होंने करके दिखाया है। हैदराबाद को पूरे विश्व के नक्शे पे लाने वाले वही शख्स हैं। और ये विपक्ष का जो दावा है कि ये नहीं चलेगी, मैं विपक्ष को एक बात बोल दूं, मेरे महबूब यूं इश्क में बहाना बनाना छोड़ दे, मेरे महबूब यूं इश्क में बहाना बनाना छोड़ दे, जाना है तो जा, यूं किस्तों में आना छोड़ दे। तो आप किस्तों में क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, जब आपके पास आज कोई मुद्दा नहीं है? आप मुद्दा विहीन आपका गठबंधन बन चुका है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। संसद भवन में दरअसल कांग्रेस संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद हैं। राहुल को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाए जाने की मांग होगी। सोनिया गांधी के सामने रखी जाएगी ये मांग। कांग्रेस संसदीय दल के चेयरपर्सन का भी चुनाव होना है। सोनिया गांधी का चेयरपर्सन चुना जाना तय माना जा रहा है। इससे पहले भी एक बैठक में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाए जाने की मांग उठी थी, हालांकि तब राहुल गांधी की ओर से इस पर कुछ कहा नहीं गया था। ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, लेटेस्ट ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं तमाम नेता। आपको राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं।
और इस बीच टीएमसी संसदीय दल की बैठक में बोली ममता बनर्जी, एनडीए सरकार अवैध रूप से बनी है, एनडीए सरकार को बधाई नहीं दूंगी, ममता बनर्जी की ओर से ये कहा गया है। तो मतलब कुल मिलाकर ममता बनर्जी अब इस पूरे मामले पर मुखर होती हुई नजर आ रही है। उनकी तरफ से कहा गया कि ये सरकार टिकने नहीं वाली है और इस बीच ये बड़ा बयान उनका। नीतीश कुमार जो पिछले साल विपक्षी गठबंधन इंडिया के सूत्रधार थे, वो अब एनडीए के किंगमेकर कैसे बन गए हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो ये देखिए महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। जून 2023 विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार, इंडिया के सूत्रधार, पटना में विपक्षी दलों की जो पहली बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार की अगुवाई में ये बैठक हुई। जुलाई 2023 की बात करें तो बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई। गठबंधन के नाम से हालांकि नीतीश नाराज थे, इंडिया गठबंधन जो नाम रखा गया उस पर उन्हें आपत्ति जरूर थी। लेकिन आगे बढ़ते हुए अगस्त 2023 की बात करें तो मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई। संयोजक न बनाए जाने से नीतीश कुमार की जो नाराजगी की खबरें थी वो सामने आई। दिसंबर 2023 में दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई। कांग्रेस के रवैये से नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे थे। और अब आगे बढ़ते हुए बता दें आपको, जनवरी 2024 में एनडीए में लौटे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने 9वीं बार शपथ ली और इसको लेकर कई तरह की बातें कही जाने लगी। जून 2024 लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 12 सीट मिली है। एनडीए में तीसरी बड़ी पार्टी का रुतबा जेडीयू ने हासिल किया है। और उसके बाद अब नीतीश कुमार को लेकर फिर से वही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ बने रहेंगे। तमाम तरह की बातें शिवम कही जा रही हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल भी तो हमने पेश किए हैं जहां पर साफ तौर पर पता लग रहा है कि नीतीश कुमार ही वो हैं जिन्होंने ये भी कहा था कि मर जाना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी पे जाना पसंद नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन अगर इस आधार पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो सामने हमारा दल है उसमें तो जो जितनी पार्टियां हैं वो एक दूसरे से इतने गठबंधन कर चुकी हैं और इतनी गालियां दे चुकी हैं कि इस देश में तो कोई पार्टी अब उनके पास गठबंधन करने के लिए बची नहीं, विदेश ही करना पड़ेगा। क्या यही समाजवादी पार्टी वाले नहीं है कि पहले एक बार बहन जी के साथ चले गए, फिर उसके बाद एक बार कांग्रेस के साथ चले गए, फिर उसके बाद ये आकर ये कहने लगे अखिलेश यादव जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट में जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत तेज पार्टी है कांग्रेस वाले, इनसे गठबंधन मत करना, इनको वोट मत दे देना। क्या उन्हीं के साथ नहीं है? क्या वही आरएलडी के साथ और फिर बाद में अलग नहीं चले गए? क्या यही कांग्रेस नहीं है कि 7 लड़के अलग नहीं लड़े? क्या यही आम आदमी पार्टी नहीं है जिसकी पैदाइश ही कांग्रेस के खिलाफ हुई है? क्या यही टीएमसी नहीं है जिस पे यही ममता बनर्जी नहीं है जिनको लेफ्ट के गुंडों ने पीटा और फिर उसी के बाद साथ में है? क्या यही लेफ्ट नहीं है जिससे अलग होकर कांग्रेस लड़ी और फिर आज साथ में लड़ रहे हैं? तो मैं मानता हूं कि जिस तरह की स्थितियां हैं वो अच्छे तरीके से भाटी जी भी जानते हैं। और उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसा भी देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों का कॉलर पकड़कर बाहर कर दिया। जिन लोगों ने मंच पर अपने पिता से बदतमीजी कर दी हो और पिता को यहां तक कहना पड़ गया हो कि अपने जीते जी किसी बेटे को मुख्यमंत्री किसी ने नहीं बनाया, मैंने बनाया, वो भाषण ना दे तो ज्यादा बेहतर है। और जहां तक बात कोएलिजन में दिन रात इनके डंडे बजते थे जी। किस तरह से इंडिया अलायंस की बैठक में कुर्सियां चली, क्या ये देश नहीं जानता? अब आगे आते हैं। इन्होंने एक और चीज कही कि 4-5 चीजें हैं, चाहे वो अग्निवीर का विषय हो, चाहे वो यूसीसी का विषय हो, इस तरह की दिक्कतें हैं जो भविष्य में आने वाली है। मैं मानता हूं कि जो कोएलिजन करने वाले हैं, जिन्होंने एनडीए का हिस्सा बनना स्वीकार किया और जो बने, पूरे संभवतः कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सारी चीजों पर बात होने के बाद ही वो आगे बढ़े होंगे। सारी स्थितियां होने के बाद ही वो आज साथ में हैं और जीत कर आए हैं। और मैं मानता हूं कि उस तरह की कोई विषय नहीं। अगर केसी त्यागी जी ने यह कहा कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है या इस पर बात होनी चाहिए, बात होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो सिर्फ एक ही चीज से अंत करना चाहता हूं कि फिराक गोरखपुरी ने कहा था, न कोई वादा, न कोई यकीन, न कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतजार करना ही था। 5 साल बैठकर इनको आत्ममंथन, और हारे हुए आदमी के पास जो है उम्मीद के अलावा कोई सहारा होता भी नहीं है। उम्मीद है इनको कि हमारे साथ कुछ हो जाएगा। 5 साल बैठे, मेहनत करें, आत्ममंथन करें। और कांग्रेस की तो ये अपने इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी हार है, तो बैक टू बैक तीसरी सबसे बड़ी हार कैसे हो गई, इसके लिए इनको इवैल्यूएट करने का समय है। 5 साल विपक्ष में बैठकर करें। हमारी जो सीटें कम हुई हैं, हम भी आत्ममंथन करेंगे उसमें, लेकिन जनता की सेवा करते हुए प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आत्ममंथन करेंगे। जो विपक्ष में थे वो अपनी तीसरी सबसे बड़ी हार लेकर विपक्ष में बैठकर ही आत्ममंथन करेंगे। ये फर्क है। मैंडेट आप लोगों को नहीं मिला, इस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा है अनिल, और कुल मिलाकर यहाँ पर यह भी कहने की कोशिश की जा रही है जब मौका था तब तक संयोजक बनाना भी आप लोगों ने जरूरी नहीं समझा नीतीश कुमार को, और आप डोरे डाले जा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? आप लोग क्यों अस्थिर करना चाहते हैं अभी जो सरकार गठन होने वाली है उसको? देखिए, जो डोरे डालने वाली बात है उसका तो मैंने जवाब दिया कि वो बातें क्यों आ रही हैं जो पब्लिक डोमेन में। जहां तक, क्योंकि मैं जेडीयू के सहयोगी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमें अब साथ रहना है। देखिए, साथ रहने में और आप एक फोटो दिखा रहे हैं, साथ रहने में और पैरों में रहने में बड़ा अंतर है। नीतीश जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय राजनीति के बहुत वरिष्ठ नेता है, हमें भी हल्का लगता है। नीतीश जी की और मोदी जी की उम्र मैं समझता हूँ लगभग बराबर ही है,
और खैर उनका विषय है, लेकिन हम लोग आहत हैं इस बात से कि नीतीश जी को इतना झुकना पड़ रहा है पद के लिए। जहां तक बात है किसने क्या कहा उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जनता भी इस बात से नहीं मायने रखती, उनके लिए भी जरूरी है कि कौन क्या करने वाला है। देखिए ये बात तो सत्य है कि जातीय जनगणना जब नीतीश जी प्रदेश में करा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी वाले इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके आए थे कि भाई इनको अधिकार नहीं बनता, ये तो इनके डोमेन में ही नहीं आता। हाईकोर्ट में इन्होंने विरोध किया था। तो शिवम भाई को ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि आज जातीय जनगणना कराने के पक्ष में है या नहीं है। नीतीश जी ने 50% का कोटा ओबीसी का और सारे जो रिजर्वेशन का है वो बढ़ा दिया। शिवम भाई से मैं आग्रह करूंगा कि यदि आरक्षण के पक्ष में उस जो 50% की लिमिट है आरक्षण की उसको बढ़ाने के पक्ष में है तो बताए क्लियरली। भाई मोदी जी ने 2014 में वादा किया था बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलेगा और स्पेशल पैकेज मिलेंगे, आज तक ना तो पैकेज का पता ना स्टेटस का पता। और टीडीपी वाली बात भी गलत नहीं है, राजकुमार जी ठीक कह रहे हैं कि इनके मैनिफेस्टो में ये बातें थी। मुस्लिम्स के लिए जो आरक्षण है वो भी था, ईदगाह बनाने की बात भी थी, और जो हज हाउस है उसको बनाने की बात है। सरकारी ठीक है जी, सरकारी मौलवियों को सरकारी नौकरी तक देने की बात है। तो कल तक तो ये अगर ऐसी कोई बात होती थी तो मोदी जी कहते थे तो मुस्लिम लीग है। अब क्योंकि टीडीपी के साथ सरकार बनानी है तो आज इस पे चुप्पी साध रहे हैं। तो क्या देश नहीं देख रहा है ये दोहरा चरित्र? ठीक है शिवम, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले राजकुमार भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं तो जब टीडीपी के भाई बोल रहे थे तो मैं तो ये कहना चाह रहा था कि जो हमने विषय उठाए उनमें तो कोई छुआ ही नहीं उन्होंने। वो तो ये कहते रहे कि सरकार चलेगी 5 साल चलेगी। ये तो हम भी शुभकामना दे रहे हैं आपको। देश की सरकार किसी की भी हो स्थायी रहनी चाहिए, जल्दी जल्दी सरकारों को बदलना देश के लिए हित में नहीं है। लेकिन सवाल तो ये है कि अब शिवम त्यागी ने भी एक शेर सुनाया और टीडीपी के प्रवक्ता ने भी शेर सुनाया, तो मुझे भी एक शेर याद आ गया कि आज मोदी जी ये सोच रहे होंगे, आज की वर्तमान परिस्थिति जो नई परिस्थितियाँ उनके सामने आई हैं कि कैसे कैसे तलवे अब सहलाने पड़ते हैं, कदम कदम पर 100 बाप बनाने पड़ते हैं। और गठबंधन की सरकार के दस्तूर निराले हैं, रोने गाने चिल्लाने और घगियाने पड़ते हैं। अब तो हर सहयोगी के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, झुकना पड़ेगा। 10 साल हम बीजेपी के प्रवक्ताओं से सुन के हमारे कान पक गए कि मोदी शेर है, मोदी शेर है, शेर है। अब वो शेर जो जंगल का था वो सर्कस का शेर हो गया है। अब इस शेर को रिंग मास्टर के कोड़े पे नाचना पड़ेगा। रिंग मास्टर कोड़ा फटकारेगा, स्टूल पे बैठो तो कूद के बैठना पड़ेगा। रिंग मास्टर कहेगा आग के गोले में से कूदो तो कूदना पड़ेगा। पर हर कोई आपसे सवाल पूछ भी रहा है वो ये कि वो जो एजेंडा में रहे हैं मुद्दे इससे पहले, उनमें इस बार क्या बदलाव देखा जाएगा? उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके सहयोगी दल हैं वो उन्हीं एजेंडों पर सवाल उठाते रहे। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने, यूसीसी का मुद्दा हो, वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा हो, अग्निवीर योजना हो, इस पर तो सीधे तौर पर बयान सामने आ गए। शेर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी मुझे कि हालात इनके इस तरह के हो गए हैं कि न खुदा मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। सीटें भी आई लेकिन इतनी आई कि ना सरकार बनाते बनती और ना बनाने की कोशिश करते बनती। बेचारे दिन रात खड़े होकर कभी एयरपोर्ट से लेकर अभी कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था जहां पर कहा गया कि चंद्रबाबू नायडू को इंडिया अलायंस के एक नेता थोड़ा कोने में लेकर गए। पता नहीं किस तरह की चीज़ें और एजेंडा चलाने की कोशिश है, लेकिन ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सरकार भी नहीं बना पा रहे और विपक्ष में भी टूटेंगे, जानते हैं अच्छे तरीके से स्थितियां क्या है। लेकिन आपने जो कहा कि भाई जितने भी तमाम मुद्दे हैं उन पर आपका स्टैंड क्या है, हमारा स्टैंड बिल्कुल फर्म है। जहां तक बात मिनिस्ट्रीज की, अभी मेरे मित्र ने कही, कांग्रेस प्रवक्ता ने, उनके ऊपर इस देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर कट कहा कि न्यूज स्टूडियो में बैठकर मंत्रालय बांटना बनाना बंद कर दीजिए। इस देश में वैसी कोई स्थिति नहीं है और परफॉर्मेंस के आधार पर, चीजों के आधार पर कौन बनेगा वो अपने आप चीजें हो जाएंगी। आगे मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, किसी मुद्दे पर कोई स्टैंड डाइल्यूट नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक मुद्दे पर स्टैंड एब्सोल्यूट जैसे था वैसे ही रहेगा। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने पहले एड्रेस में आए तो उन्होंने कहा कि जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो स्टैंड है, फर्म है, वहीं पर है और कोई कोताही किसी चीज में नहीं बरती जाएगी। तो किसी को अगर लगता हो कि कोई अगर आप चेंज है, फर्म रहेंगे और सामने वाला आपसे अपेक्षा कर रहा है कि इस मुद्दे पर आप रिकंसिडर करें और आप फर्म रहने की सोच चुके हैं, तो फिर तो टकराव होगा ना। टकराव की स्थिति से कैसे उभरा जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमारे जो मुद्दे हैं वो हमारे साथियों को क्लियर है। बाकी जो चीजें हैं उन सब पर चर्चा परिचर्चा करने के बाद ही एक अलायंस होता है। जब आप किसी अलायंस में जाते हो तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के मुद्दों को ध्यान में रखकर ही जाते हो। अगर आज ये लोग 35-36 इकट्ठे होकर भी जो है
जिस आदमी के सामने खड़े होकर उसको सर्कस का शेर बता रहे हैं, अगर टोटल मिला के भी भारतीय जनता पार्टी से कम है, अगर 1989 के बाद आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में जो तीसरी सबसे बड़ी सीटें हैं वो मोदी जी की हैं, उससे ज्यादा कोई ला ही नहीं पाया। राजीव गांधी भी नहीं ला पाए, नरसिंह राव भी नहीं ला पाए, अटल जी के समय में भी उतनी सीटें नहीं आई, मनमोहन जी के समय में यूपीए 1 यूपीए 2 में भी नहीं आई। अगर 240 भी आज इनको लगता है कि कम है, तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि स्थिति तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तीसरा सबसे बड़ा मैंडेट आया है, लेकिन हाँ, हम पूरा जो है वहां तक नहीं पहुंच बड़ा पाए। मैंडेट कैसे आया है? बीजेपी को तो फुल मेजॉरिटी भी नहीं मिली है ना? नहीं मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा मैंडेट आया है। सबसे पहले 2014 में 282, ठीक है, वो सेकंड फर्स्ट बेस्ट था, फिर उसके बाद जो ठीक है। मैं निहोरा जी आपका रुख करना चाहूंगी, जैसा कि शिवम यहाँ कह रहे हैं, देखने की जरूरत है कह रहे हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमारी क्लैरिटी है कि हम फर्म रहने वाले हैं और उस पर कोई इफ एंड बट की सिचुएशन नहीं है, लेकिन जो प्रधानमंत्री पद वाली बात आप लोगों की ओर से कही जा रही है उस पर यह जरूर कहा जा रहा है कि तो शिगोफा छोड़ा गया है क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है। मुझे लगता है कि प्रेशर की कोई स्थिति नहीं। निहोरा जी से सवाल जी। मैं उस पर आऊँ इस विषय पर, उसके पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बार बार अपोजिशन या कांग्रेस मैंडेट की बात करता है, तो ज़रा अपने इतिहास को भी देख लें। 2004 में कितने एमपी इनके जीते थे कांग्रेस के? 145। 2009 में कितने जीते थे? 207। क्या उस समय इनका मैंडेट था? माफी के साथ आपको रोक रही हूं, मेरा मानना है कि ये पार्टी को मंथन करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस में उस पर भी कांग्रेस पार्टी मंथन करे, लेकिन आप ही लोगों का अपना स्लोगन है ना, नीतीश सबके है। मैं ये कह रहा हूँ कि सबके है, इसी बात की चिंता। ये जो कह रहे हैं कि मैंडेट नहीं मिला है, पता ही नहीं चलता। तो नहीं कहा भाई। नहीं, देश में जो परसेप्शन ये बना रहे हैं कि मैंडेट नहीं मिला है, जो एनडीए गठबंधन है, जो गठबंधन पूर्व चुनाव लड़ा, वो 293 है, तो किसको कहते हैं मैंडेट? कहते हैं 240 आया बीजेपी को। भाई आप तो 145 में सरकार देश में चलाए हैं, आप 207 में सरकार चलाए हैं। हम लोगों तो नहीं कहा था उस समय हम लोगों ने तो नहीं कहा था। मैं ये कहता हूँ, आप इतिहास की बात कर रहे हैं, पिछले 11 साल का नीतीश कुमार का इतिहास बार बार याद दिलाया जाता है ना निहोरा जी, इसीलिए सवाल पूछ रहे। नहीं, मैं मैंडेट की बात आई ना, आप किसका इतिहास, तो बहुत सारे लोगों का इतिहास है, इसीलिए उस इतिहास को, चूँकि मैंडेट की बात आई इसीलिए हमने चर्चा किया। दूसरी बात है कि जिन विषयों पर चर्चा कर रही हैं वो विषय एनडीए में बैठकर सारे मसलों पर समाधान होगा। मैं इतना ही कहूँगा कि एनडीए कहीं से कमज़ोर नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 वर्ष तक सरकार चलेगी, अब मजबूती के साथ सरकार चलेगी, और जो समस्याएं देश के हैं उन समस्याओं का निवारण और देश के विकास और देश कैसे आगे बढ़े, इन चीज़ों पर एनडीए सरकार आगे बढ़ेगी। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा किया कि जो मिडिल क्लास है और जो गरीब वर्ग है उन वर्गों को कैसे आगे बढ़े, इन चीजों पर हम नीति निर्धारण करेंगे। ठीक है, जल्दी से अनिल, जितनी गारंटी के बाद भी आप लोगों को शक शुबा है क्या? कहीं नहीं जाने वाले नीतीश, आप लोग विपक्ष में बैठने को तैयार है ना? प्रतिमा जी, आपने कितनी कोशिश करी इनसे मुद्दों पर बात करने की, लेकिन एक बार भी मुद्दों पर बात नहीं की। इन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि जो नीतीश जी ने बिहार की जनता से वादे किए हैं, क्या ये वहां रहते हुए उनको पूरा कराएंगे? क्योंकि पहले भी उनके साथ गए थे और उन वादों पे कभी बात नहीं हुई और अंत में छोड़ना पड़ा, ये कह के कि भाई हमारी कोई बात मानी नहीं गई। तो हो सकता है ऐसा ही परिदृश्य हमें फिर देखना पड़े। लेकिन मैं बात कर लेता हूं जनता के मुद्दे से। देखिए क्या है, मैंडेट मिल गया है, जितना नंबर सबको मिला है सबके सामने है। मुझे लगता है कि आज बात ये होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे पिछले 10 साल की सरकार कांग्रेस को कोसने में और हमारी नीतियों पर बात करने पे और उन नीतियों के नाम बदलने पे बिताई है, क्या आगे भी ऐसा ही करेंगे? क्योंकि देखिए जैसे ही शुरुआत हुई है वैसे ही नीट का आपने सुना होगा कि जो रिजल्ट आया उस पर भी धांधली का आरोप लग रहा है। हमारा आग्रह यह है, क्योंकि पहली स्पीच मोदी जी की हुई उसमें भी 3 बार 4 बार कांग्रेस का ही जिक्र किया है, तो हम आग्रह करते हैं कि जनता यदि आपको तीसरी बार अगर आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं और उसको पता नहीं कितने दिन चलेगी वो सरकार, लेकिन जितने दिन भी चले उसमें कम से कम देश के जो बेरोजगार नौजवान हैं उन पर ध्यान दीजिएगा,
माताएं बहनों की सुरक्षा पे ध्यान दीजिएगा, और खासकर क्योंकि आरक्षण का मुद्दा ऐसा है जिससे नीतीश जी भी जुड़े हुए हैं और चंद्रबाबू नायडू भी जुड़े हुए हैं, तो उस पर अपनी क्लियरिटी बिल्कुल स्पष्ट रखें। देखिए शिवम, जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना जरूरी हो जाता है। क्यों बार बार पूछा जा रहा है कि नीतीश सबके हैं, ये कहा तो जाता है, लेकिन नीतीश इस बार एनडीए के हैं और एनडीए के ही रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, नीतीश कुमार पर विपक्ष के डोरे डालने के पीछे उनका पाला बदलने का दरअसल इतिहास रहा है। 1996 से बीजेपी के साथ गठबंधन की डोर में बंधे नीतीश कुमार 2013 में एनडीए से दूर हो गए और ये सिलसिला यही नहीं रुका। इसीलिए बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि नीतीश इस बार टिके रहेंगे, इस बात की कितनी गारंटी है? अब देखिए, 2014 की बात कर लेते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने पर करारी हार हुई, तो 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी से रिश्ता जोड़ लिया। लेकिन 2017 में आरजेडी से ऐसा मन उनका उबा कि फिर बीजेपी के पास वो लौट आए। अब 2022 में आइए, यहां आते आते बीजेपी से भी मन भर गया, तो एक बार फिर आरजेडी के साथ वो हो लिए। 2024 में एक बार फिर नीतीश का मन बदला और वो बीजेपी के पास आ गए। इसीलिए ये तमाम तरह के सवाल। लेकिन कुछ ऐसी ही कहानी चंद्रबाबू नायडू की भी है। वो भी सहूलियत के हिसाब से बीजेपी से रिश्ता तोड़ने और जोड़ते वो आए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने 1999 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा। तब संयुक्त आंध्र प्रदेश में 29 सीटों के साथ एनडीए में टीडीपी दूसरी बड़ी पार्टी थी। बावजूद इसके वो सरकार में शामिल नहीं हुई, लेकिन गठबंधन के गणित में स्पीकर की कुर्सी जरूर उन्होंने हासिल कर ली। 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए तो एनडीए के घटक दलों में टीडीपी ऐसी पहली पार्टी थी जिसने तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की थी। 2014 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया तो वो एनडीए का हिस्सा बन गए और इस बार टीडीपी केंद्र सरकार में शामिल भी हुई। इसके बाद 2018 में विशेष राज्य के दर्जे पर वो बीजेपी से दूर हो गए। यहां तक कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी उनकी ओर से पेश किया गया। उन्होंने 2018 में तेलंगाना का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी की। इसके बाद 2024 के चुनाव से ऐन पहले चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर बीजेपी से गठजोड़ किया और विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी जोरदार जीत दर्ज की। शिवम, ये आंकड़े अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। कई बार कई मुद्दों पर मनमुटाव हुआ है और इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, तो इस बार स्थिति अलग कैसी नजर आ रही है? इस बार स्थितियां अलग हैं क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार इस बात को कहते रहे और मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि 28 साल में एक आदमी ने एक पार्टी को 2 बार छोड़ा तो वो चर्चा का विषय है, लेकिन सिर्फ कुछ 3 से 4 साल के टेन्योर में अरविंद केजरीवाल जब कांग्रेस के साथ 3 बार रहकर इधर उधर बात करते हैं तो उस पर सवाल नहीं। अखिलेश यादव 3 साल के टेन्योर में ही जब एक बार 2017 में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ लेते हैं, 19 में बीएसपी के साथ चुनाव लड़ लेते हैं, फिर 22 में आते आते फिर अलग हो जाते हैं, 24 में आकर फिर साथ हो जाते हैं, उस पर सवाल जवाब नहीं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, ममता बनर्जी तो इंडिया अलायंस में रहते हुए भी अलग चुनाव लड़ती हैं तो सवाल जवाब नहीं। पंजाब में इंडिया अलायंस में रहते हुए भी अलग चुनाव लड़ा जाता है तो सवाल जवाब नहीं। तो स्थितियां तो वहां बेहद खराब है। भारतीय जनता पार्टी के जो अलाय हैं, लेकिन वो अगर 28 साल में 2 बार अलग हुए तो उस पर सवाल जवाब है। अगर इस स्थिति को देखा जाए तो मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस में कोई ऐसी पार्टी है ही नहीं जो कम से कम एक दूसरे से 1-2 बार अलग और साथ ना गए हों। विषय बहुत साफ है। स्थितियां जो हैं, जो सिचुएशन अभी बनी है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी लगातार इस बात को टाइम एंड अगेन कहते रहे हैं। मैं फिर से वही कहता हूं, विपक्ष के पास एक उम्मीद है कि भाई किसी तरीके से हमारा कुछ नंबर गेम बन जाए, लेकिन वो बनने वाला नहीं है। और तो और उनको अगर 1% भी विश्वास होता कि सरकार बनने की स्थिति है तो वो दावा पेश करने की कोशिश करते, कुछ तो करते, वो पहले ही हार माने बैठे हैं। और दूसरी बात, बार बार मुद्दों को लेकर जरूर अनिल यादव कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये मुद्दा पूरा होगा, इस पर आपकी क्या राय है, उस पर आपकी क्या राय है। हमारे जो मुद्दे हैं उसको लेकर सड़क पर जनता नहीं है, लेकिन जिन लोगों को 8,500 हजार रुपए का महिलाओं को लालच देकर चुनाव जीत कर आए हो, चाहे वो लखनऊ का विषय हो, चाहे वो दिल्ली का विषय हो, आपके जो है ऑफिसेस को घेरे खड़ी हुई है महिलाएं, वो उनको जवाब दे दो। कल राघव चड्ढा और संजय सिंह की गाड़ी घेर ली दिल्ली में महिलाओं ने कि 8,500 रुपए जो प्रॉमिस किए थे वोट देने के नाम के वो दे दो। नहीं, वो तो सरकार लखनऊ में जो 1 लाख रुपए मांगने के लिए महिलाओं से फॉर्म भरवाए थे वो फॉर्म लेकर खड़ी हुई है वहां पर, उनको जवाब दे दो। जो हारे हुए हैं उनके लिए जनता घेर कर खड़ी हुई है। सुनिए शिवम भाई, मैं क्लियर कर देता हूं। नहीं, क्लियर मत कीजिए, जवाब दीजिए, जनता को जवाब दीजिए। 1 लाख रुपया एडवांस देने की बात आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ही दे रहे हैं। हमारी सरकार बनती है तो इन योजनाओं को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सरकार अभी नहीं बन पाई है, कुछ समय में जैसे ही बन जाएगी, कुछ महीनों में या जितना भी समय लगेगा। ऐसा नहीं कह रही है वो महिलाएं, ऐसा नहीं कह रही है वो महिलाएं। वीडियोस है पब्लिक डोमेन में,
वीडियोस है पब्लिक डोमेन में जिसमें महिलाएं कह रही हैं कि हमसे कहा गया कि 1 लाख रुपया मिलेगा, कांग्रेस को वोट दे दो, और आपके कार्यकर्ता बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। पहुंचा पाए तो आप बताइए। आपका एक और सवाल नहीं भाई, वोट देने के नाम के 1 लाख रुपए ऑफर कर दिया आपने लोगों को। भाई ऐसे मत करो, नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। जवाब सुनो, आप जनता से झूठ बोल के 1 लाख रुपए का लालच देके उनसे वोट ले लो। एक मिनट, आप दोनों में से किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, आप दोनों में से किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। अनिल अपना जवाब जल्दी से पूरा करें। 10 सेकेंड। देखिए, मैंने तो साफ कहा कि अगर 15 लाख का वादा करने वाले हमसे 8,500 की गारंटी पे बात करेंगे तो हास्यास्पद लगेगा। हमारी सरकार बन जाती तो निश्चित तौर पर ये काम शुरू हो गया होता, और अभी कुछ महीनों में या कुछ समय में बन जाएगी। पक्का अपने वादे पूरे करेंगे। एक 10 सेकंड और चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भाई अखिलेश यादव से सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा, उन्होंने हमारे लिए ऐसे कहा, केजरीवाल जी से क्यों नहीं पूछा जा रहा, ममता जी से क्यों नहीं पूछा जा रहा। मैं इनसे जानना चाहता हूं, क्या अखिलेश जी कभी बीजेपी के साथ गए हैं भविष्य में, या अपने भूतकाल में कभी गए? केजरीवाल जी गए, ममता बनर्जी गए? नहीं। जिन नेताओं की बात हो रही है ये कभी आपके साथ रहे, कभी हमारे साथ रहे, इसलिए इनकी यही सवाल शिवम, मैं आपसे यही सवाल पूछने भी वाली थी कि पॉलिटिकली सूट करता है कि वो यहाँ भी रह सकते हैं, वहां भी रह सकते हैं, जिन नेताओं का खासतौर पर आज जिक्र किया जा रहा है। नहीं, मेरे मित्र को पता नहीं, वैसे तो उम्र में मुझसे वो काफी बड़े हैं, एनडीए का हिस्सा रही हैं ममता बनर्जी, सरकार में रही हैं। और जहां तक आपने कहा पॉलिटिकल फिटमेंट, में एक ही चीज कहना चाहता हूं। एक होता है कि प्लीज, एक होता है पोस्ट पोल अलायंस। पोस्ट पोल अलायंस में होता है वोट लेने के बाद लोगों का वोट चोरी करके आप कोशिश करें इधर उधर बना लें या ना बनाए, वो एक अलग विषय है। यहां तो अलायंस प्री पोल था, जनता के बीच में इतने चेहरे थे कि ये लोग हैं, हम इस राज्य में ऐसे ऐसे इतनी इक्वेशन के साथ साथ हैं। हमारे बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं था कि भाई पंजाब में अलग लड़ेंगे लेकिन दिल्ली में साथ हो जाएंगे, कि भाई बंगाल में अलग लड़ेंगे लेकिन दिल्ली में साथ हो जाएंगे, ठीक है, कि भाई केरला में आमने सामने वायनाड में लड़ेंगे लेकिन दिल्ली में साथ हो जाएंगे। हमारे यहाँ कंफ्यूजन नहीं था। और 15 लाख पर उन्होंने एक सवाल पूछा, ठीक है, 15 लाख पर आपने जो कहा कि 15 लाख देने का वादा किया, तो कोई एक आदमी बताइए जो आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी से कोई भी आकर 15 लाख का वादा आपने। मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहती हूँ शिवम, 1 मिनट माफी के साथ आपको रोकना चाहती हूँ। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता चुनी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई है सोनिया गांधी। तो कांग्रेस संसदीय दल की बैठक जारी है। इस बीच वहां से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। और इस वक्त भी ये महत्वपूर्ण बैठक जारी है। तस्वीरें आपके सामने है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा था, और इस बीच खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस संसदीय दल के नेता के तौर पर सोनिया गांधी को चुन लिया गया। मैं प्रेम कुमार जी आपका रुख करना चाहूंगी। जिन 2 सहयोगियों का लगातार जिक्र किया जा रहा है, एक तो आप ही की पार्टी के मुखिया भी हैं, उनका भी हमने इतिहास सामने रखा है। मैं चाहूंगी उस पर आप भी अपनी बात रखें कि क्यों ऐसी नौबत आ रही है कि आप लोगों को बार बार इस बात की गारंटी देनी पड़ रही है कि हम कहीं नहीं जाने वाले, हम एनडीए के ही साथ रहने वाले, क्योंकि जो इतिहास है वो इस बात का गवाह है कि जब आपको सूट किया तो आपने एग्जिट भी कर दिया। प्रतिमा जी, पहले तो मैं अपनी गंभीर शिकायत दर्ज कराना चाहूंगा कि आज का ज्वलंत मुद्दा है चंद्रबाबू नायडू और तेलुगु देशम पार्टी, लेकिन मुझे इतना मिनिमम समय दिया जा रहा है कि मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि आप किस सब्जेक्ट पे जा रही हैं। ना मैं उन प्रवक्ताओं की तरह हूं जो बीच में बहस करके अपने मुद्दे को बढ़ाऊं या फुटेज को खाऊं। मैं वो शांत टाइप का प्रवक्ता हूं जो मुद्दे की बात करता हूं। आपने जो सब्जेक्ट उठाया कि चंद्रबाबू नायडू साहब ने बार बार पाला बदला, पाला बदलना कभी मजबूरी होती है, राजनीतिक मजबूरी होती है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो पाला जबरदस्ती बदले। हमने जब भी किया है हम मुद्दे की राजनीति करते हैं। हमने जो भी काम किया है माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब के उसमें वो हमेशा अपने मुद्दे के लिए किया है और राज्य की भलाई के लिए किया है। ये मैं आपको अब गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, और कि अब 5 साल की ये राजनीति, पूरी राजनीति एनडीए की चलेगी। हम साथ में हैं, हर तरीके से सम्मान करेंगे। वो हमारे राज्य की बारे में अधिक से अधिक सहूलियत देंगे और राज्य को हम फिर एक सुनहरा राज्य बना के दिखाएंगे। जिस विशेष राज्य की दर्जे की मांग करते हुए पहले भी आप लोग साथ छोड़ चुके हैं, इस बार भी आपकी उस मांग को उठाया गया है, उठाने वाले हैं आप लोग, और अगर पूरी नहीं होती है तो संभव हमें जरूर इस मांग को उठाया जाएगा और मुझे विश्वास है कि इस मांग को पूरा किया जाएगा। नहीं तो कोई विशेष पैकेज देके इसकी पूर्ति की जाएगी। डेफिनेटली ये सब जो विषय है ये माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब का और नरेंद्र मोदी साहब का है। इस विषय पे मैं ज़्यादा
विचार विमर्श नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये विचार जरूर उठेगा और इस पे पूरी सहानुभूति या पूरे फायदा हमको मिलेगा। तो भाटी जी, आपने सुना यहाँ पर लगातार जेडीयू और टीडीपी के प्रवक्ताओं की तरफ से साफ किया जा रहा है कि अब और कैसे बताएं आपको कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम एनडीए के साथ रहने वाले हैं। क्यों आप लोग इसको इशू बना रहे हैं? और ये बार बार तमाम नेताओं की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि मध्यावधि चुनाव की नौबत आ सकती है, सरकार टिकने नहीं वाली है, सरकार बनती है तो गिर भी जाती है। नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से साफ किया है प्रेम कुमार जी ने। उन्होंने कहा कि हमने जब भी पाला बदला है मुद्दे के आधार पर बदला है। मुद्दों के आधार पर ही पाला बदल सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम भी तो यही कह रहे हैं। इनके मुद्दों के आधार पर टीडीपी, जेडीयू और बीजेपी के बीच में 3 बड़े मतभेद हैं, 3 बड़े विरोधाभास हैं। टीडीपी और जेडीयू दोनों समाजवादी पार्टी हैं, बीजेपी पूंजीवादी पार्टी है। ये दोनों पार्टियां, इनके नेता चंद्रबाबू नायडू जी भी, नीतीश कुमार जी भी, दोनों धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व हैं। मोदी जी और बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी हैं, उनमें उनको वो सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। और जो तीसरा मुद्दा है, जो इन्होंने अभी कहा कि विशेष दर्जा राज्य को, और जो अन्य विषय हैं यूसीसी वगैरह, ये सब विषय हैं, तो इन विषयों को लेकर ही तो विरोधाभास है। हम तो केवल इनके विरोधाभास की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि हम तोड़फोड़ की कोशिश कर रहे हैं या हम ये चाह रहे हैं सरकार गिर जाए या कुछ हो जाए, लेकिन हम केवल ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इनके बीच इतने विरोधाभास हैं मुद्दों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, एजेंडा के आधार पर, कि इनके आपस में विरोधाभास वो सामने आ। अच्छा भाटी जी, एक सवाल का जवाब यहाँ दीजिए। जिस तरीके का अभूतपूर्व परफॉर्मेंस यहाँ पर समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में रहा है, इंडिया अलायंस की अगर बात करूँ तो दूसरे नंबर का सबसे वेल परफॉर्म पार्टी समाजवादी पार्टी है। आप लोगों के मन में नहीं है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने या प्रधानमंत्री पद का चेहरा अखिलेश यादव? फोन कट गया। भाटी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? फोन कट गया। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर जो तमाम बातें कही, जी प्रेम कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाटी जी को मैं जवाब दे दूं कि वो अपने विचार जो भी कहें रख सकते हैं, क्योंकि विचारों के ऊपर और सपनों के ऊपर अभी तो कोई जीएसटी या इनकम टैक्स नहीं है। इसके लिए हर आदमी स्वतंत्र है कि अपने विचार रखे, अपने सपने देखे और अपनी भावना को जो भी तरीके से पेश करना चाहे पेश करे। नहीं, जिन मुद्दों पर वो कह रहे हैं कि आप लोगों में मतभेद है, साफ तौर पर जिन मुद्दों पर एक मत नहीं है बीजेपी और आप उनके सहयोगी दल, उस पर आप लोग कैसे आगे बढ़ने वाले हैं? कोलिजन की सरकार में टकराव तो होगा ना फिर? प्रतिमा जी, अगर घर में पिता और पुत्र के बीच में भी मतभेद होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पिता है नहीं है या पुत्र नहीं है। मतभेद होना एक अलग बात है, मनभेद अलग है। हम मनभेद नहीं है, हम मतभेद है। और कोई भी दुनिया में ऐसी समस्या नहीं है जिसका सुझाव ना हो, जिसका हल ना निकले। मैं विश्वास कर सकता हूं, मैं वो व्यक्ति हूं, मैं उस पार्टी का आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे पर आपको अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तो आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे? मैडम, प्रतिमा जी, मैं यही बोल रहा हूं कि जिस प्रकार ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, इसी प्रकार नायडू है तो ना नहीं है। ठीक है भाटी जी, मेरे हिसाब से फिर से जुड़ गए हैं। भाटी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। भाटी जी, मेरा सवाल ये था डिस्कनेक्ट होने से पहले कि जिस तरीके का अभूतपूर्व परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी का रहा है, दूसरा सबसे बड़ा दल साबित हुआ है इंडिया में, जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा, आप लोग नहीं चाहते कि अखिलेश यादव पीएम पद का चेहरा हो, पीएम पद के उम्मीदवार हो? नहीं, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहता है, पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी में वो सारी योग्यताएं, सारे गुण हैं, मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री पद के लिए होने चाहिए। लेकिन हमारे नेता का व्यक्तित्व इतना शानदार है, वो इतने शालीन हैं और इतना मेलजोल के साथ, आपसी सहमति के साथ आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि मेरी प्रधानमंत्री पद के लिए अभी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं उसका दावेदार नहीं हूँ। तो ये इसमें इंडिया गठबंधन में मुद्दों के आधार पर एकता है, पदों के आधार पर नहीं। हम अपने जो हमने चुनाव के दौरान अपने विषय उठाए थे, हम उन विषयों पर आगे बढ़ना चाहेंगे, ना कि इस झगड़े में पड़ना चाहेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये स्थिति है। ठीक है शिवम, विधानसभा के चुनाव जब बिहार में होंगे अगले साल,
तो किस तरीके का सिनेरियो वहां बनता है वो भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू अब बराबरी पर खड़ी है। वहां चिराग पासवान ने जिस तरीके का परफॉर्म किया है वो भी चाहेंगे कि उनको इक्वल वहां पर उनका मतलब भागीदारी हो कुल मिलाकर। वहां पर कोई टकराव की स्थिति आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार चलाने का अनुभव है, खासतौर पर कोएलिशन की सरकार चलाने का अनुभव है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी सरकार चली, 2014 2019 में भी चली। आने वाले समय में भी कोई टकराव की स्थिति बनेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि जहां पर वो छोटी पार्टी भी रही बावजूद उसके, बड़ी पार्टी भी रही बावजूद उसके, अगर उनके साथ कोएलिशन में छोटी पार्टी भी रही तो उसके साथ मिलकर भी हमने लंबे समय तक सरकारें चलाई। हाँ, थोड़े बहुत मतभेद का जहां विषय है वो लगातार कहीं ना कहीं हर जगह हर समय रहता ही है। एक आपने कहा कि अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं, उनको 240 वाले बर्दाश्त नहीं हो रहे, 37 वालों को कौन बर्दाश्त करेगा भाई, वो तो 37 पर ही है, तो वो कोई सवाल ही नहीं है। और एक और चीज यहां पर ये भी है कि जिस तरह की स्थितियां रही हैं, देश ने अभी भी बिल्कुल साफ तरीके से कहा है, जो सीटें दी हैं, जो वोट शेयर दिया है 36%, उसमें क्लियर कट मैंडेट है, साफ साफ शब्दों में राइटिंग ऑन द वॉल है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ही ये देश अभी भी प्रधानमंत्री रहते देखना चाहता है। विपक्ष में कोई भी नेता अभी तक, अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आसपास भी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को 23 करोड़ 70 लाख वोट मिले हैं, तो अगर कांग्रेस की बात करें तो सीधा 10 करोड़ वोट कम है। अगर बात करें कि जो वो हमारे अभी जेल में है तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल, जो कहते थे मुझे खत्म करना का चाहते हैं, मुझे खत्म करना, उनको तो टोटल ही 70 लाख वोट मिले हैं। खास बात करें अगर समाजवादी पार्टी की और बराबरी में बात करने की कोशिश करें तो 2 करोड़ कुछ लाख वोट इनको मिले हैं। विषय साफ है, इस देश में आज भी प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद नरेंद्र मोदी जी हैं। वो कल शपथ ले रहे हैं, देश के फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का रोल प्ले करने का बहुत लंबा समय लोगों के पास होगा। कहा जा रहा है कि नैतिक आधार तो बनता नहीं, क्योंकि आपको नंबर्स नहीं मिले, तो ऐसे में नैतिक आधार तो बनता नहीं है कि प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली जाए या सरकार का गठन। आपने विपक्ष लगातार कह रहा है नैतिक आधार खो दिया आप लोगों ने। यूपीए 1 यूपीए 2 180 170 और 205 सीटों पर चली, वो नैतिक आधार था क्या? जिस तरीके से स्थितियां बनी वो नैतिक आधार था क्या? वहां पर कोई सरकार कभी उसमें नहीं। और फुल मैंडेट की अगर मैं बात करूं तो नरसिंह राव जी की सरकार की सीटें भी बहुत कम थी। अगर मैं बात करूं किसी भी पर्टिकुलर पार्टी की तो कोई भी 240 1989 के बाद कोई भी पार्टी जो है 197 और मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। वक्त की कमी है। 89 में 97, 232, 161, 182, 182, 145, 206, ये टोटल जितनी बार भी प्रधानमंत्री बने ये इन सबके टोटल टैली है। भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंट 240 सीटें लेकर आई है, यानी कि 1989 के बाद की अगर मैं बात करूं तो अभी तक कोई भी सरकार इससे ज्यादा मजबूत नहीं रही, बस पहली 2 सरकारों को छोड़कर जो कि वो भी मोदी जी की ही थी। विषय साफ है, जनता ने मैंडेट दिया है इस देश के प्रधानमंत्री को, सीटें दी हैं इस देश के प्रधानमंत्री को, एनडीए को, और एनडीए सरकार बनाने बार कई बार इस बात को दोहरा दिया गया है जेडीयू की तरफ से, टीडीपी की तरफ से, कि हम कहीं नहीं जाने वाले, हम एनडीए के ही साथ रहने वाले और अगले 5 साल बहुत तरीके से सरकार चलने वाली है। लेकिन इंडिया इसके इतर बात कर रहा है।